बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी लाइन के साथ आपका मेज़बान इकबाल साजिद हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 22% लोग किराए के घरों पर रहते हैं। किराएदारों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी मुश्किलात से दो चार होते हैं जब मालिक मकान उन्हें कहता है कि अगले महीने आपने घर खाली कर देना है, और उन्होंने फिर अपनी सारी तगोदो इसमें लगा देनी होती है कि महीना ख़त्म होने से पहले पहले एक नया घर तलाश किया जाए। इन्हीं सवालात का जवाब लेने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर कानून मोहतरम बदियुज़्ज़मा भट्टी एडवोकेट साहब। मैं आपको वेलकम करता हूं सर। थैंक यू सर। भट्टी साहब, ये किरायादारी मुआहदे की अहमियत क्या है और उसमें जो किरायादार है उसका रोल क्या होता है और मालिक मकान का रोल क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ इकबाल साजिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दोबारा मदऊ किया अपने इस प्रोग्राम में। यहाँ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में तमाम जो सूबा जात हैं वो अपना अपना रेंटेड प्रीमिसेस जो एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, वो उनके अलग-अलग हैं। चूँकि हम पंजाब में हैं और पंजाब के बासी हैं और यहाँ पे जो हमारा इस वक्त कानून लागू हो रहा है वो पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2015 है। जहाँ तक बात किरायादारी मुआहदे की है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट, वो जब दो पार्टीज़ के दरमियान होता है तो वो दोनों पार्टीज़ को पाबंद करता है उन शराइत पे जो उस एग्रीमेंट के अंदर तहरीर की जाती हैं। तो पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट जो है, जो 2015 जो आपने बताया, जी मैंने अर्ज़ किया, उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़िया की गई है जिसमें ना सिर्फ टेनेंट यानी किरायादार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, उसके हकूक़ जो हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक मकान है या दुकान का जो मालिक है, उसके हकूक़ को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस कानून के तहत। और जो टेनेंसी इनके दरमियान जो एक रिटन एग्रीमेंट किया जाता है, उससे दोनों पार्टीज़ के दरमियान कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो ड्रा कर दी जाती हैं कि जो मालिक है उसके आगे ये हदूद क़यूद हैं, वो इन्हें अबूर नहीं कर सकता। अगर वो मालिक मकान है, कोई शक नहीं, लेकिन जब वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे देता है तो वो बाउंड हो जाता है उन ख़ास हदूद क़यूद लिमिटेशंस के साथ जो ये कानून उसके ऊपर लागू कर रहा है। बिल्कुल ठीक। मिसाल के तौर पे अगर एक मालिक मकान है तो वो अपने जो उसने जगह रेंट पे दी हुई है, मकान है या शॉप है, तो अगर वो उसमें दाखिल होना चाहता है, वहाँ पे जाके अपनी बिल्डिंग को मॉनिटर करना चाहता है, तो कानून पाबंद करता है मालिक मकान को कि आप विज़िट करने से पहले उन्हें नोटिस दें। ये नहीं कि आप मुंह उठा के जाएं और बिल्डिंग में दाखिल हों और बग़ैर कोई इंटीमेशन दिए हुए और आप ये हक़ जतलाएँ कि चूँकि मैं मालिक हूँ और मैं किसी वक्त और किसी स्टेज पे भी आके इसको चीज़ को चेक कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। लिहाजा ये हमारा कानून पंजाब प्रीमिसेस एक्ट जो है, ये ना सिर्फ एक तरफ टेनेंट के हकूक़ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और दूसरी तरफ मालिक के हकूक़ को इस लिहाज से प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि जो टेनेंट है वो कोई ऐसा इल्लीगल एक्ट ना परफॉर्म करे जिससे मालिक के जो इंटाइटलमेंट है उसमें कोई फ़र्क आए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा कानून है इसकी गैर मौजूदगी में एक शुतर बेबुखार की तरह एक हमारी जो सोसाइटी है और जो कनेक्शंस हैं लोगों के, वो आपस में हो चुके थे। लेकिन इस कानून के इतलाक़ के बाद अब
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक जो इश्यूज़ थे किराएदार के वो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। जी, ये नाज़रीन को ये भी बताइएगा भट्टी साहब कि रेंट एग्रीमेंट में कौन सी शराइत ज़रूरी हैं और ये रेंट एग्रीमेंट मनसूख कैसे किया जा सकता है। और दूसरे नंबर पर जब एक आदमी किराए पे घर लेता है तो आया उसे कितनी अमाउंट बतौर एडवांस देनी चाहिए। कानून में इस चीज़ की कोई गुंजाइश या कानून इसके बारे में कोई आगाही देता है कि आपने इतने % इसको एडवांस देना है, और किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मनसूख किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है। बात इस तरह है कि इस कानून के इतलाक़ के बाद जब भी कोई फ़र्द मालिक मकान से रहायशी या कमर्शियल एरिया जो है वो रेंट पे लेता है तो उसे पाबंद कर दिया गया है कि वो सब रजिस्ट्रार के सामने दोनों पार्टीज़ जो हैं वो पेश होंगी और उनका जो एग्रीमेंट है वो प्रेजेंट किया जाएगा, जिसके ऊपर दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद उनसे ये मुकालमा जो सब रजिस्ट्रार साहब हैं वो ये करेंगे कि आप ये जो प्रॉपर्टी जो मालिक मकान है वो बताएगा, सबसे पहले अपने डिस्क्रिप्शन बताएगा, अपना आईडी कार्ड, अपनी इंटाइटलमेंट शो करेगा, उसके बाद किराएदार की ये डिस्क्रिप्शन ली जाएगी, उसके बाद जो उनके शराइत और जो क़वायद व ज़वाबित उन्होंने फ़ाइनलाइज़ किए हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने फ़ाइनल किए हैं अपने दरमियान, उनको देखा जाएगा और उसके बाद दो गवाहान की मौजूदगी में उसके ऊपर थंब इम्प्रेशन और साइन किए जाएंगे और जो सब रजिस्ट्रार है वो इस एग्रीमेंट को एक स्टैंप एक सील के तहत रजिस्टर करने के बाद असल कॉपी जो है वो मालिक को दे दी जाएगी, उसकी एक अटेस्टेड कॉपी जो है वो किराएदार को दे दी जाएगी और एक जो उसकी कॉपी है अटेस्टेड वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी। इससे ये होता है, इस चीज़ से जो ना सिर्फ किराएदार के हकूक़ जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, इसके साथ साथ लैंडलॉर्ड जो है, जो मालिक मकान है, उसको भी जो एक ख़तरा जो पहले अदवार में होता था कि कब्ज़ा माफिया एक बड़े तरीके के साथ मालिक को ट्रैप करते थे, उसमें रुकावट आई है, उसमें वो ख़त्म होने के करीब है। और जहाँ तक बात है अमाउंट देने की कि कितने पैसे आपको पे करना है, तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ सामीन की इंफॉर्मेशन के लिए कि जो शराइत आप अपने एग्रीमेंट में तय करते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है आप पार्टीज़ के ऊपर। जो टेनेंट है और जो लैंडलॉर्ड है ये उनकी अपनी इत्तफाक़ी राय है कि वो कौन से शराइत अपनी उस एग्रीमेंट में, उस टेनेंसी एग्रीमेंट में मेंशन करना चाहते हैं। तो ये अप टू दोज पार्टीज़ होता है कि जो वो लिखना चाहें। कानून में कोई ऐसी सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने % आप जो है वो एडवांस जमा करवाएं दैन ही आपको वो जो कब्ज़ा है उसका मिल सकता है रहने के लिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। किराया बढ़ाने का कोई कानूनी जवाज़ कि आपने सालाना 10% बढ़ाना है, 15% बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। कुछ लोग होते हैं वो 3 साल के बाद एग्रीमेंट में लिख लेते हैं, तो इस पे भी हमारे नाज़रीन को ज़रूर आप आगाह कीजिएगा कि कानून इसके बारे में क्या कहता है कि किस % से आपने सालाना किराया बढ़ाना है। जी, बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया है। जो आपने पहला क्वेश्चन किया था ये उसके तनाज़र में जी मैं इसका भी जवाब उसको कनेक्ट करके देना चाहता हूँ। जो टेनेंट के राइट्स हैं, ये कानून जो इस वक्त मुल्क में नाफिज है, पंजाब में ख़ास तौर पे, तो उसमें ये बुनियादी एलाबोरेट किया गया है नुक्ते को कि कोई भी मालिक मकान मैं ऐसे मुंह उठा के किराया नहीं बढ़ा सकता। ठीक है। ये टेनेंट के हकूक़ को प्रोटेक्ट किया गया है इस कानून के तहत। किराया किस बुनियाद पे बढ़ाया जाता है वो इसमें वाज़ह की गई हैं। बात इस तरह है कि जो हमारे टैक्सीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर्टी के ऊपर मुख्तलिफ़ सूरतों में जो टैक्सीज़ लगते हैं, तो जब उनमें कोई इन्हांसमेंट होती है, कोई बढ़ोतरी होती है, तो जो लैंडलॉर्ड होता है चूँकि उसने पे करना होता है उन टैक्सीज़ को, तो ये ज़िम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की, मालिक की, कि वो जो टैक्सीज़ हुकूमत की तरफ से इम्पोज़ किए जा रहे हैं वो उनको पे करे। लिहाजा जब टैक्सीज़ बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें
बियर करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, तो वो उसे किराया जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक बिल्डिंग एरेक्ट की गई है, कंस्ट्रक्ट की गई है, और फॉर द टाइम बीइंग कभी जो मालिक मकान है उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन करता है, तो वो उस एक्सटेंशन का जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली जब मिलता है किराएदार को, तो इस सूरत में भी कानून ये इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि जो मालिक मकान है वो किराए को बढ़ा सकता है। नंबर 3, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बिल्डिंग के अंदर कुछ रद्द-बदल की ज़रूरत पड़ गई, उसमें उसके ऊपर ज़ाहिर है ख़र्चा आएगा, उसको तोड़ना है, फिर रिकन्स्ट्रक्ट करना है और उसको रहने के काबिल बनाना है, तो उस पर भी वक्त के साथ साथ अखराजात जो हैं वो, जब बंदा एक मकान एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है तो उस पर लागत कुछ और आती है, और जब कुछ अरसे के बाद उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है तो उसकी लागत बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक, तो इस सूरत में भी जब उस लागत को मीट करने के लिए जो मालिक मकान है वो किराए को बढ़ा सकता है। नॉर्मली ये भी आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये भी डिपेंड कर रहा होता है आपकी अपनी कंसेंसस पे। बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि सच लोग इतना इस तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि बहुत कम एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जो वक़्त के साथ साथ उनमें रहाइश जो लोग रहाइश पजीर होते हैं उनके ऊपर अखराजात जो बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक सेम लोकेलिटी में एक ख़ास तनासब के साथ रहने वाले लोगों जो बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें लोग रह रहे होते हैं उनमें किराया एज सच बढ़ता नहीं है, लेकिन जिन एरियाज़ में वक्त के साथ साथ एडवांसमेंट्स हो रही हैं उनमें कंपटीशन ज़्यादा है, लोग उसमें ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं, तो 10% और बाज़ सूरतों में 20% और कमर्शियल एरियाज़ में 25% तक भी किराया एनुअली बढ़ाया जा सकता है। भट्टी साहब, ये हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करते हैं एक किराएदार है, उसने नया घर एक रेंट पे लिया है, 1 अगस्त को वो शिफ्ट हुआ उसमें, आया उसने महीना गुज़रने के बाद रेंट पे करना है या ये महीना गुज़र जाने के बाद अगले माह के कितने दिन उसके पास मार्जिन टाइम होगा कि उसके अंदर उसने उसकी पेमेंट करनी है अपने किराए की? जी, बहुत अच्छा सवाल है सर। इसमें कानून बड़ा वाज़ेह है। कानून ये कहता है कि अगर तो शराइत टेनेंसी आपका जो एग्रीमेंट है उसमें मेंशन आपने की हुई हैं 10 तारीख या 15 तारीख या 20 तारीख, तो दैन तो वेल एंड गुड। और अगर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं लगाई गई तो कानूनी तौर पे एक टेनेंट बाउंड है कि वो 10 तारीख से पहले जो किराया है वो मालिक मकान को लाजमन देगा। ठीक है, और दूसरा ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अगर मैंने या किसी ने भी मकान किराए पे लिया है, शॉप किराए पे ली है, उसमें कुछ अल्ट्रेशन करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आया वो मालिक मकान या उस कमर्शियल एरिए का मालिक खुद करवा के देगा या किराएदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी बिल्कुल, इसमें मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि जो टेनेंट होता है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए उस शॉप में या उस घर में रहाइश पजीर होता है, अल्टीमेटली उसने छोड़ के जाना है। तो कानून इस बारे में ये कहता है कि जो मालिक मकान जिसने अपनी ये बिल्डिंग किसी को रेंट पे दी है, तो यकीनन जो वहाँ पे रहाइश पजीर है बंदा टेनेंट की सूरत में, उसकी कुछ डिमांड्स हो सकती हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो वो ज़ाहिर है उसके मुताबिक अपने आप को ईजी फील करवाने के लिए, अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि उसने पे करना है उसके बदले में, तो वो डिमांड कर सकता है मालिक को कि मुझे जो इसका हायत है, जो इसकी शक्ल सूरत है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली ले आएँ। तो मालिक मकान जो होता है वो अपनी उसकी टेनेंट की डिमांड के मुताबिक उसको अगर रेनोवेट करना चाहे तो डेकोरेट करवा के वो उसे दे सकता है। तो इसके जो अखराजात होते हैं ये मालिक बर्दाश्त करता है, उसी को बियर करना पड़ते हैं। जब एक मुआहदा हो गया किराएदारी का, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करना कितना ज़रूरी है और इसमें पुलिस का रोल क्या है? कानून इसके बारे में क्या वजाहत करता है इस चीज़ की? जी मियाँ इकबाल साहब, बड़ा अहम सवाल आपने किया। बात इस तरह है कि फ़ी ज़माना हालात बदलते हैं। एक वक्त था कि रजिस्ट्रेशन जो हमारी अथॉरिटी है
मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करते हैं उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। लोग बड़े थोड़े थे। वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ी। जब आबादी बढ़ी तो काम की नोयत जो है वो बदली और इसके साथ साथ फिर मसाइल भी बढ़े। कोई भी टेनेंसी एक्ट जो एग्रीमेंट है, जो रेंट डीड है, उसको रजिस्टर करवाने के लिए बिफोर पुलिस ये कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि टेररिस्ट अटैक्स जो है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली ये 2000 से गालिबन जी सर ज़्यादा चीज़ें टाइट होगी। उस वजह से अपनी लोकेलिटी में गैर कानूनी सरगर्मियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने इलाके में ऐसे दहशतगर्द अनासर उनका कला कामा करने के लिए एक ऐसा वर्क जो है प्लान किया जाए जिससे इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों को ट्रेस किया जा सके। लिहाजा जो मालिक मकान है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि जब वो किसी बंदे को मकान या दुकान किराए पे देता, बिलखुसूस मकान, तो उसका जो डाटा है वो अपने पास वो सेफ़ रखे। और जब वो उसे सेफ़ रखेगा तो उसे पता होगा कि मैं किस शख्स को किस मकसद के लिए क्या चीज़ दे रहा हूँ। और पुलिस को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो उस फ़र्द का उसके एरिए में हर पुलिस स्टेशन के थाने के अंदर जो एक ख़ास जुरिस्डिक्शन हर थाने की होती है, उसके अंदर जितने भी लोग टेनेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है। लिहाजा दो तरीक़ों से आप वो रिपोर्ट जो है वो थाने तक पहुंचा सकते हैं। एक तो है कि वहाँ पे थाने में आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आप उसकी सारी जो उसका बायोडाटा है वो फिल करके तो आप उसके साथ एक इकरारनामा और आपका जो रेंट डीड है उसकी कॉपी साथ लगा के पुलिस के पास उसकी फ़ोटोकॉपी आप जमा करवाते हैं। और जो पुलिस वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं वो एक स्टैंप लगा के आपको डायरी नंबर लगा के आपको दे देते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है आपके टेनेंट का वो हमारे पास आ गया। दूसरा, हुकूमत पाकिस्तान ने आप इसको मज़ीद अपग्रेड किया है और पंजाब पुलिस में पुलिस इंफॉर्मेशन के हवाले से उन्होंने www.punjabpolice.gov.pk एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएं। वहाँ पब्लिक सर्विसेज का एक ख़ास पोर्शन है, उसमें टेनेंट रजिस्ट्रेशन की डिटेल उनका एक पूरा एक पेज मौजूद है। वहाँ पे आप जाके वो जो आपको बताते हैं, जिस तरीके से आपको बाकायदा एक प्रॉपरली वो गाइड करते हैं। तो आप पहले अपनी डिटेल सारी वहाँ पे सबमिट करवाएंगे, फिर आप टेनेंट की डिटेल्स सबमिट करवाएंगे और देन आप उसे सबमिट करेंगे तो आप उसका फिर प्रिंट लेके रख सकते हैं। और अगर कोई पुलिस ऑफिशियल विज़िट करता है, सर्च करता है आपके एरिया में, तो जब आपके घर तक वो पहुँचे तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि ये जो मेरा जो हाउस है ये रेंट पे है और ये उसकी रिसीविंग मेरे पास मौजूद है। तो ये तो बड़ा एक आसान तरीका है कि आप पुलिस स्टेशन जाए बगैर अपना किरायानामा रजिस्टर्ड करवा देते हैं। दूसरा ये भी बताइएगा कि मालिकान किन वजूहात पर फ़ौरन घर खाली या शॉप खाली करवा सकते हैं हमसे, जबकि वो कहता है कि अभी मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, अभी मैंने इस एरिया में बच्चों का एडमिशन करवाया है, मैं अभी नहीं जा सकता। लेकिन मालिक मकान कहता है कि जनाब मुझे फ़ौरन घर खाली चाहिए, मुझे फ़ौरन शॉप खाली चाहिए। इसके बारे में कानून क्या रहनुमाई करता है? जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि हमारे आज के प्रोग्राम का ये जिस्ट है। और इसमें ये आपके जो पहला क्वेश्चन था उससे भी ये कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो बड़ा लिमिटेड दिया था। मुझे अंदाज़ा था कि फ़र्दर हमें इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करनी पड़ेगी। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये वो राइट्स हैं जो एक टेनेंट को इस कानून में के तहत प्रोटेक्ट किए गए हैं। ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ एक किराएदार के को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया इसमें, बल्कि मालिक मकान को भी। और जहाँ तक बात है मकान या दुकान खाली करवाने की, तो उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जब दो पार्टीज़ के दरमियान कोई किसी किस्म का टेनेंसी एग्रीमेंट होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन उस पर वाज़ेह तौर पर लिखी जाती हैं। और अगर कोई टेनेंट किरायादार अपने मालिक मकान को बर वक्त
टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक किराया जमा नहीं करवाता, नहीं देता, तो ये कानून उस टेनेंट को कहता है कि तुम अब इसको खाली कर दो। और जो मालिक मकान है वो रेंट कंट्रोलर, हर डिस्ट्रिक्ट में रेंट कंट्रोलर बनाए गए हैं, वो सिविल जजेस होते हैं, उनको स्पेशल अथॉरिटीज़ दी गई हैं रेंट के हवाले से इन मैटर्स को डील करने के लिए। तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं और उसका एक प्रोसीजर है, उसके बाद जो जज साहब हैं वो ऑर्डर करते हैं और देन आपको आपकी जो प्रीमिसेस है वो खाली कर दी जाती है। दूसरी नुक्ता जिसकी बुनियाद पे जो आप अपना जो बिल्डिंग है वो खाली करवा सकते हैं वो ये है कि अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन में बिज़नेस उसने मेंशन किया हुआ है उसको वायलेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि मैं यहाँ पे ये जो बिल्डिंग मैं किराए पे ले रहा हूँ यहाँ पे मैं रहायश रखूँगा, लेकिन होता ये है कि कुछ दिनों के बाद आपको वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे कोई मशीनरी इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, जो अहले मोहल्ला है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं शोर की वजह से। तो इस सूरत में भी कानून जो है वो उसको टेनेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस एग्रीमेंट के तहत और जो एग्रीमेंट आपने अपने मालिक से किया है उसको आप फॉलो करें। और इससे क्या हुआ कि मालिक के हकूक़ जो हैं वो प्रोटेक्ट हुए हैं, लिहाजा अदालत कह सकती है टेनेंट को कि आप मकान खाली कर दें। जी, इसी से मिलता जुलता मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि ज़बरदस्ती बेदखली की सूरत में आया उस किराएदार को दोबारा वो घर मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। इस कानून के तहत टेनेंट को के राइट्स को बड़े अच्छे अंदाज में और बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट किया गया। अगर कोई मालिक मकान ज़बरदस्ती कोई इस तरह का एक्ट करता है तो कानूनी तौर पे मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से सामीन को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप उससे झगड़े मत। होता ये है कि जब आपने कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग आपने रेंट पे ली है तो आप जब उसे मालिक मकान आपको डिस्पोजेस करता है तो होता ये है कि जो टेनेंट है वो या तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े की तरफ चला जाता है और बाज़ औक़ात बड़ा उसका शदीद किस्म का जो नतायज हैं वो भुगतने पड़ते हैं, वहाँ पे कत्ल गारत शुरू हो जाती है। और दूसरी सूरतों में वो दिल बर्दाश्ता हो के वहाँ से अपना सामान उठाता है और चलता बनता है। यहाँ मैं अपने सामीन को बताता चलूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 और दैन उसमें जो अमेंडमेंट हुई है 2015 की सूरत में, वो वाज़ह तौर पर आपके हकूक़ को प्रोटेक्ट कर रहा है। आप प्रॉपरली केस प्लीड करें, रेंट कंट्रोलर के पास अपना मौक़िफ़ रखें। और बात यह है कि जब हमारे पास प्रॉपर हम अपने केस को प्रेजेंट नहीं कर पाते, हम विदाउट एविडेंस कोर्ट में जाते हैं, बगैर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, पर्सनल एविडेंस, देन हम अपने केस को जब अच्छे तरीके से प्लीड नहीं करते, अपना एविडेंस नहीं देते, उसके लिए एफर्ट नहीं करते, तो हमें मायूसी होती है और हम समझते हैं शायद कोर्ट्स हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रही। हकीकत ये नहीं है, हकीकत इसके बरअक्स है। तो हमें अपना मौक़िफ़, अपना इंस्टांस मनवाने के लिए जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी चाहिए। तो ये कानून ना सिर्फ किरायादार को ये चीज़ें खुद बता रहा है कि आप इन चीज़ों को फुलफ़िल करें तो फ्यूचर में आपके हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो अपने हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कानून की जो शेल्टर है वो लेनी चाहिए। आपको कानून प्रोटेक्शन दे रहा है और उसके मुताबिक अगर आप इस सारे मामले को लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको आपका जो ज़बरदस्ती बेदखल किया हुआ जो बिल्डिंग है वो आपको वापस मिल सकती है। क्या किराएदार को किराया थ्रू बैंक देना चाहिए या न कैश की सूरत में दे सकता है? जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मालिक मकान आता है या उस तक किराए को पहुंचा दिया जाता है किसी अदर सोर्स से। इस बारे में एक चीज़ बड़ी अहम है, बेहतर ये है कि जो किराया है वो या तो बैंक के ज़रिए दिया जाए या मनी ऑर्डर के ज़रिए भेजा जाए और या उसकी रसीद ली जाए। इन तीनों सूरतों में से कोई ना कोई सूरत ज़रूर अडॉप्ट की जाए। लेकिन चूँकि किरायादार इस चीज़ से का इल्म नहीं उन्हें होता और वो
एक डिफरेंट वे से जब अपना किराया पहुंचाते हैं और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते तो फ्यूचर में फिर उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। आखिरी एक बात, क्या सरकारी वाजबात की अदायगी मालिक मकान या उस कमर्शियल बिल्डिंग के मालिक की ज़िम्मेदारी है या किरायादार की ज़िम्मेदारी है? जी, मैं अपने इस गुफ्तगू के दौरान मैंने बात अर्ज़ की थी कि जो सरकारी जितने भी टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज़ किए जाते हैं कमर्शियल या रेजिडेंशियल एरियाज़ पे, वो मालिक मकान की ज़िम्मेदारी होती है। और उसकी रीज़न ये मैंने अर्ज़ की और कानून भी बता रहा है कि चूँकि टेनेंट ने एक शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ पर रहाइश रखनी होती है, तो मालिक चूँकि उस प्रॉपर्टी, उस रकबे और उस बिल्डिंग का ऑनर होता है, उसने तो ये लाइफ टाइम उसे इंजॉय करना उस पोजेशन को। लिहाजा कानून ये कहता है कि जितने सरकारी वाजबात हैं वो मालिक मकान पे करने का पाबंद है। आज के इस प्रोग्राम के तवसत से इसको कंक्लूड करते हुए अपनी गुफ्तगू को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2015 उसके मुताबिक उसका सेक्शन 6 है, उसमें यह चीज़ वाज़ेह की गई है कि जो एग्रीमेंट आपका होगा उसमें कुछ उसके प्री रिक्विजिट हैं, वो अगर आप पूरे नहीं करेंगे तो उसमें आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा मैं आपके सामीन के सामने भी ये चीज़ें रखना चाहता हूँ दोबारा फिर कि फ्यूचर में अगर कोई इस तरह की सिचुएशन उनके साथ पेश आती है तो वो इन चीज़ों को वाहिदा तहरीर करते वक्त इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। नंबर 1 कि वो अपने क्वाइफ जो हैं वो प्रॉपरली लिखें। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट जो उनका हो रहा है उनमें अपने क्वाइफ जो हैं मालिक के भी और किराएदार के। नंबर 2, बिल्डिंग की तफसील ज़रूर लिखी जाए, क्योंकि बाद में जो मसाइल पैदा होते हैं वो उन कंसिक्वेंसेस को जो बियर करना पड़ता है दोनों पार्टीज़ को, वो बड़े वो बियरेबल नहीं होते। लिहाजा फिर कानून को और अदालतों को कोसना ये मुनासिब बात नहीं है। लिहाजा चीज़ों को पहले आप पूरा करके चलेंगे तो फ्यूचर में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी बात कि जो आपके दरमियान शराइत तय हो रही हैं वो उसे वाज़ेह तौर पर लिखें। हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हिडन रख लेते हैं और जब कोई फ्यूचर में कोई इशू पैदा होता है तो फिर हम दस्तों गिरेबां होते हैं। तीसरी बात यह है कि जो जिस मकसद के लिए बिल्डिंग ली गई है उसको बड़े वाज़ेह तरीके से लिखें। ये भी देखने में आया है, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं कि जो जिस मकसद के लिए बिल्डिंग ली गई है वो हम डिस्क्राइब नहीं करते और बाद में हम शोर शराबा शुरू हो जाता है इसके ऊपर। इसी तरह जो आपने बात की थी एडवांस के हवाले से, अगर कोई आपने एडवांस के मद में कोई अमाउंट दी है तो उसे भी वाज़ेह तौर पर लिखें। अगर आपने चेक की सूरत में दिया है तो चेक नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और अगर आपने कैश की सूरत में दी है तो उनको वो भी वाज़ेह होना चाहिए। जो आपके गवाहान हैं उनके ऊपर साइन, कम से कम 2 जो गवाहान हैं उनके साइन होने और दस्तखत होने और अंगूठा सब्त होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो टाइम फ्रेम आपने रखा हुआ है अपने उस एग्रीमेंट में वो वाज़ेह होना बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ जो रह गई है हमारी गुफ्तगू के दौरान, जो पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट है हमारा 2009, उसमें ये चीज़ वाज़ेह की गई है कि जब 2 पार्टीज़ के दरमियान रेंट का एग्रीमेंट तहरीर होता है तो सब रजिस्ट्रार साहब के पास जब हम इसको रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं तो इसमें थोड़ी सी उन्होंने फ़ीस रखी है। तो होता ये है कि पार्टीज़ अपने वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए तो वो इसको प्रॉपरली अवॉइड करते हैं और रजिस्टर नहीं करवाते, और जो जिन स्टाम्प पेपर्स और जो फ़ीस हमें वहाँ पे सबमिट करवानी होती है उससे अवॉइड करने के लिए हम वो सादा पेज पे या किसी छोटे स्टाम्प पे हम उसे तहरीर कर लेते हैं। फ्यूचर में ये होता है कि जो टेनेंट है वो फिर इस नुक्ते पे मालिक मकान को ब्लैकमेल करते हुए देखे गए हैं। लिहाजा सब रजिस्ट्रार साहब के सामने जो आपका फ़र्ज़ किया आपका जो एग्रीमेंट है वो 12 महीनों का है, 11 महीनों का है, तो उसकी जो टोटल अमाउंट होगी उसका 3% हमने जमा करवाना होता है कोर्ट में। लेकिन उस 3% को जमा ना करवा के हम एक ऐसे शख्स के हवाले अपने आप को कर देते हैं जो कल आपके साथ जो मर्ज़ी कर दे। तो मैं समझता हूँ सामीन को इस चीज़ का
जो है उसे सीरियसली लेना चाहिए और जो कानूनी तकाज़े हैं वो यकीनन पूरे करने चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि फ़्यूचर में उन्हें कोई ऐसी नागहानी सूरत से वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। जी बदियुज़्ज़मा भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन को ये रेंट के कवानीन और उनसे रिलेटेड जो किराएदार हैं उनके हकूक़ के मुतल्लिक़ आगाह किया। नाज़रीन, अपना घर अपनी जन्नत ये महज़ एक फ़िक्रा नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ा है। लोग सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं लेकिन उनको अपनी छत, अपना घर नसीब नहीं होता। आजकल मुल्क पाकिस्तान के बेशतर इलाक़ों में सैलाब आया हुआ है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उनके पास छत नहीं है। जिनके पास छत है उन्हें भी ख्याल करना चाहिए और जिनके पास छत है उन्हें तो उस लिहाज से ख्याल करना चाहिए कि मालिक ने उन्हें छत दी हुई है और जिनके पास किराए की छत है वो उसको अपनी छत समझकर उसका ख्याल करें। अपने मेज़बान इकबाल साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।